Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today, we will resume our ongoing discussion regarding the Sindh Shop and Commercial Establishment Act 2015. Okay, अच्छा आप में से कोई एक ज़रा रिकॉल करा दे कि लास्ट सेशन में जब हम ये डिस्कस कर रहे थे हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे और हमें कहाँ से रिज्यूम करना है प्लीज़ कोई सर हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी शॉप की एस्टेब्लिशमेंट की कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की डे और वीक की उसके बाद हमने सेक्शन 7 और 8 डिस्कस किया था सेक्शन 7 और 8 हमने डिस्कस किया था इसको देख लेते हैं सर सेक्शन 9 भी किया था 9 भी किया था ठीक है सेक्शन 7 को हमने डिस्कस किया था रफली ठीक है 8 भी सेक्शन डिस्कस 8 किया था को और 9 को जी सर 8 भी हमने डिस्कस कर लिया था और 9 भी हमने डिस्कस कर लिया था अच्छा ठीक है 9 सर भी कर लिया था 9 भी डिस्कस कर लिया था अच्छा क्या अच्छा बाकी जनरली मैं एक एक जनरल क्वेश्चन में फ्लोट कर रहा हूँ सबके लिए क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि कोर्स आउटलाइन में तो वेस्ट पाकिस्तान शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 लिखा हुआ है और यहाँ हम सिंध शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015 पढ़ रहे हैं ये क्या वजह है क्यों पढ़ रहे जी सर जब 18 अमेंडमेंट्स आई थी तो हैं उसके बाद जो है वो प्रोविंस को जो है वो अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो अपने लॉस वगैरह बनाए तो ठीक है उसके बाद जो है वो जो हर सिंध किस ने जो है वो अपना देखो एक मिनट रुके हर हाँ किस्म का लॉ बनाने की परमिशन दे दी थी या कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट से कुछ था सर सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के दे ठीक दी है गई थी ये किस डिपार्टमेंट में या किस मिनिस्ट्री में आता है ये जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं मतलब एजुकेशन में आएगा फाइनेंस में आता है लेबर में आता है किस में आता है ये शॉप सर एंड एस्टेब्लिशमेंट ये आएगा हमारा ये लेबर लेबर के अंदर आएगा लेबर लॉ में आएगा लेबर लॉ में आएगा ठीक है तो तकरीबन बैकग्राउंड इसी किस्म का है कि क्यों ये बनाया गया और सिर्फ यहाँ पर नहीं बनाया गया ये एक्ट इसी तरीके का एक्ट पंजाब में भी बना है क्योंकि हम सिंध की चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आप लोग अपनी नॉलेज के लिए सर्च कर लीजिएगा बहुत आराम से आपको पंजाब शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी मिल जाएगा इन्हीं डेट्स में होगा तकरीबन थोड़ा पहले क्या होगा ये बहरहाल ये मौजूद है ओके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म शॉप एंड द एस्टेब्लिशमेंट अच्छा ये जो फार्मेसी स्टोर्स हैं हमारे रिटेल ड्रग स्टोर्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं शॉप की कैटेगरी में आते हैं ये एक्ट अप्लाई होता है इन पे या नहीं होगा नहीं सर कोई एविडेंस सर नहीं होगा कैसे कह रहे हैं कोई सर एविडेंस डेफिनेशंस के हिसाब से डेफिनेशंस के लिहाज से या कहीं कोई एग्जाम्पशन दी हुई है क्योंकि डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम देखें और तो सर एग्जाम्पशंस भी दी हुई है यस सर दी हुई है क्योंकि उनको 24/7 खोलने की परमिशन है और शॉप्स वगैरह हम 8 बजे के बाद ओपन नहीं कर सकते अच्छा चलें एग्जाम्पशंस को देख लेते हैं एग्जाम्पशंस कहाँ हैं एग्जाम्पशंस हैं अंडर सेक्शन 5 सेक्शन 5 अगर हम पढ़ते हुए आते हैं तो इसमें कहीं एग्जाम्पशन आपको नजर आ रही स्क्रीन पे अगर हम देखें तो ट्रस्ट कॉरपोरेशन स्टॉल बाजार्स क्लब होटल्स एस्टेब्लिशमेंट फॉर ट्रीटमेंट और केयर ऑफ सिक इनफर्म यस सर ये हो सकता है ये हो सकता है इसके अलावा मतलब हम रिटेल ड्रग स्टोर की बात कर रहे हैं रिटेल ड्रग स्टोर रिटेल ड्रग स्टोर के हवाले से कुछ लिखा हुआ है इसमें मतलब डायरेक्ट एग्जाम्पशन लिखी हुई है डायरेक्ट एग्जाम्पशन शायद नहीं लिखी हुई तो हम इसे एग्जाम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे बस ये एक सादा सा सवाल है आगे देखिए सर सेक्शन अरे 2 कोई चीज लिखी नहीं हुई तो नहीं नहीं वो लिखी भी होनी साथ चाहिए जी लिखी हुई होनी चाहिए देखें अगर या तो लिखी हुई होनी चाहिए या कोई कोर्ट ऑर्डर हो अगर लॉ में नहीं लिखा हुआ तो सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे कोर्ट ऑर्डर तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरीके से लॉ में देखना है लॉ में पहले एक्ट में देखेंगे एक्ट में आपको नहीं मिला तो आप रूल्स में देखेंगे इन दोनों में नहीं मिला तो फिर आप किसी किस्म की रेगुलेशंस हैं उसकी उसमें देख लेंगे उससे भी नहीं मिल रहा फिर आपको कोर्ट ऑर्डर्स को देखना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट एक्सप्लेन करती है इसे सवाल आ गया ये इसका जवाब अगर कहीं नहीं लिखा हुआ तो फिर कोर्ट सर ऑर्डर को 3 देखना में पड़ेगा लिखा है ठीक है अब हम ये देख रहे हैं ये कहाँ है 3 में इसका पूरा रेफरेंस देखते हैं ये आप सेक्शन 5 पढ़ रहे थे ठीक है और सेक्शन 5 है ऑल अबाउट द
एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट एंड पर्सन। ठीक है, और इसमें आपने लोकेट किया अंडर सबसेक्शन 2, कहाँ लोकेट किया? यहाँ, ये मैं इसे हाईलाइट कर दूं। ठीक है, सो the question was whether the pharmacy and the retail drug store come under the jurisdiction of this act or the cognizance of this act. So the answer is no. Why no? What is the evidence? Evidence lies in the clause 3 or subclause 3. Sir, Clause subclause. Okay, subclause 3 of subsection 2 of section 5 of the Sin Shop and Commercial Establishment Act 2015. अच्छा, अब जो जिन चीजों को एग्जेम्प्ट किया है इसका मतलब क्या है, मतलब फायदा क्या होगा? देखें, एग्जेम्प्ट अगर आप नहीं करेंगे ना, इन पर अप्लाई होगा तो 8 बजे आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा, और किसी वर्कर से, किसी से भी आप 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकेंगे, हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करा सकेंगे। अब ये तमाम चीजें आप देख लें, इसी में कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप्स की बात हो रही होगी, ये मुझे सामने नजर आ गया, पेट्रोल पंप्स, वरना पेट्रोल पंप आपको सारे बंद करने पड़ते अगर ये शॉप डिक्लेयर हो जाते। या इसी तरीके से अगर आप ऊपर देखें, ये तो खैर एग्जीबिशंस हैं, जितनी भी एग्जीबिशंस लग रही हैं, या क्लब्स, हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स के मेस हैं, ये सब आपको बंद करने पड़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर दिया है। शुरू में जब हम एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद ही कोई चीज़ बची हो जो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में, आइदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में शामिल ना हो रही हो। अब एग्जेम्पशन हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि शायद ही कुछ बचा हो, फिर ये अप्लाई किस पे होगा? आप लोग का क्या ख्याल है? इन सबको पढ़ने के बाद आपने शॉप की डेफिनेशन देखी है, एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने एग्जाम्पशंस देखे, अब बच क्या रहा है? ये लॉ अप्लाई किस पे होगा? कुछ एग्जांपल्स देंगे आप लोग? कोई एग्जांपल है आप लोग के जहन में? सर, ये जो यूटिलिटी स्टोर वगैरह होते हैं, और सुपर स्टोर से अगर बात कर लें तो सुपर स्टोर्स 8 बजे के बाद, ठीक है, सही है, यूटिलिटी स्टोर्स किसी हवाले से हम कह सकते हैं। मोहल्ले में परचून की दुकानें हो गई, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो ये दर्जी होता है ना, टेलर शॉप है, टेलर शॉप शॉप कहलाएगी? हम शॉप मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है, किन प्रोविजंस को आप चेक करेंगे कि टेलर शॉप विल बी रिगार्डेड एज अ शॉप या एस्टेब्लिशमेंट। इसी तरह पीको करा रहे होते हैं आप लोग, ये पीको वाले हो गए, ये शॉप कहलाएगी, ये एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी, क्या होगा? पहले जरा टेलर शॉप की बात कर लें, टेलर शॉप शॉप कहलाएगी और किन बेसिस पे कहलाएगी? तो इसको समझने का या आंसर देने का तरीका ये है कि शॉप की डेफिनेशन आप ध्यान में रखें, वहां पर रिटेल ट्रेड की बात हो रही है। जब रिटेल ट्रेड की बात हो रही है, शॉप की कैटेगरी में तो आएगा, बस उसके बाद आपको सिर्फ ये चेक करना है कि एग्जेम्पशंस में से तो कहीं नहीं है ये। एग्जेम्पशंस में आप लोग देखते हुए सबसेक्शन 1 में देखते हुए, सबसेक्शन 1 में आपको क्विकली ऐसी कोई चीज मिली नहीं, क्योंकि यहाँ पर जर्नल ऑफिस की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक ट्रेड की बात नहीं हो रही। फिर जब आप सबसेक्शन 2 में आप लोगों ने क्विकली देखा, तो यहाँ पर थोड़ा आपको क्रिटिकली देखना पड़ेगा। मेडिसिन की बात हो गई, वेजिटेबल, मीट शॉप्स, ब्रेड, पेस्ट्रीज, मतलब बेकरी आइटम्स है, बेकरी आइटम भी शामिल नहीं हो रहे। बार्बर्स और हेयर ड्रेसर शॉप्स, ये भी नहीं आ रही। टेलर शॉप कहीं नजर आ रही है आप लोगों को? सर नहीं नजर आ रही यहाँ पर तो। क्विकली, मतलब एक क्विक रीडिंग में या एटलीस्ट स्क्रीन पे जो कुछ मैंने अभी तक शो किया है उस पर नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल आप इस क्वेश्चन को जहन में रखिएगा, इस नॉलेज को आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि 2 से 3 एग्जाम्पल आप जहन में रखें कि ये सर्टेन कैटेगरी पर आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्योंकि देखें सामने ही लिखा हुआ है कि मीट शॉप्स होती है, मीट शॉप्स, ठीक है, सामने ही है, मीट शॉप्स हैं जो सिर्फ मीट सेल कर रही हैं, इन पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। डेयरी हो गई, बेकरी आइटम्स हो गए, उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। अब वजह क्या है, क्या वजह हो सकती है? लॉजिकली लिखा हुआ कहीं नहीं होगा, लेकिन क्या वजह हो सकती है, आप लोग अगर बता सकें। कोई आइडिया है क्या वजह है कि वेजिटेबल शॉप्स को एग्जाम कर रहे हैं, फिश, मीट प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स को? सर, ये तो डेली बेसिक नीड्स में आती है। नहीं तो टाइमिंग्स आप कर देना,
8 बजे कर दें, 9 घंटे से ज़्यादा काम ना कराएं। देखिए इसको इस तरीके से लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वेजिटेबल्स की डीलिंग कहीं पर भी हो ना, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी है, अगर आप इस तरीके से करेंगे कि 8 बजे से पहले पहले आपको करनी है, तो फ्रेश वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या मीट हो गए, इनकी सप्लाई रिटेल ड्रग स्टोर तक खुल रहा है ना, सुबह 8 बजे 9 बजे के करीब खुल रहा है, तो पीछे से सप्लाई आ रही होगी, वो तो उससे पहले से शुरू होनी चाहिए। 6 बजे से हो रहा होगा। बेकरी आइटम्स को आप देखें, सुबह 6 बजे 6:30 बजे उनकी सप्लाई शुरू हो जाती है। मीट आइटम्स भी थोड़ा इसके आसपास ही कम से कम वर्किंग शुरू कर देते हैं, शिफ्टिंग फिर 8-9 बजे तक हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों पर अप्लाई करेंगे तो शायद फ्रेश चीज़ें आप देर से पहुंचाएं, 11 या 12 बजे वो मिड डे हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, शायद ये वजह हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और भी चीज़ों पर आप अप्लाई कर लीजिएगा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप रेस्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लब्स हैं। क्लब्स क्या है? क्लब्स एक गैदरिंग की जगह है, लाइक माइंडेड लोग हैं या एक सेम सोसाइटी के लोग हैं या सेम प्रोफेशन के लोग हैं, वो एक जगह बैठ रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे हैं, तो वर्किंग आवर्स के बाद ही रिलैक्स करेंगे। तो इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन आपकी अपनी होगी, ये लिखा हुआ नहीं है, मतलब इस लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि क्यों इन चीजों को एग्जाम्प्ट किया है, क्यों का जवाब नहीं है, किसे एग्जाम्प्ट किया है उसका जवाब। तो इस वक्त अगर आप इस लॉ को पढ़ेंगे तो आप ये तो बता सकते हैं कि किस चीज को, मतलब किस ट्रेड को आप शॉप एस्टेब्लिश में शामिल करेंगे, किसे एग्जाम्प्ट करेंगे, क्यों के लिए आपको खुद अपना डेली लाइफ का एक्सपीरियंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। तो अभी हम यहाँ तक आते हुए कंक्लूड करते हैं कि डेफिनेशंस में से अक्सर डेफिनेशंस हम देख चुके हैं। एक बस मैं क्विक एक रीडिंग ले लूँ, ये मुझे बस आप एडल्ट, चाइल्ड और एडोलेसेंट इसकी डेफिनेशन बस कंफर्म कर दें, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, एडल्ट 18 ईयर्स नो से, सर, ये तो क्लियर ठीक है 18 ईयर्स, बस इसमें सिर्फ दो वैल्यूज आप याद रखिएगा, 18 एंड 14, लेस देन 14 चाइल्ड, ग्रेटर देन 18 एडल्ट, और इन बिटवीन जो एज होगी वो एडोलेसेंट। अच्छा, अब इसके बाद जो मेन चीज कही थी आप लोगों से, जो हमें डिस्कस भी करनी थी, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्किंग आवर्स को एक क्विकली देख लेते हैं। वर्किंग आवर्स कहाँ है? वर्किंग आवर्स, ठीक है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक आप काम करा सकते हैं? एक दिन में सर 9 घंटे तक, 9 9 घंटे आवर्स, तक। ठीक है, एक दिन में 9 आवर्स हैं और वीक में 48 आवर्स हैं। ये है एडल्ट्स के लिए। अब प्रॉपर आप इन चीज़ों को देख लें, क्योंकि अब आप ना सिर्फ एम्प्लॉय बल्कि मैनेजर लेवल पे रहते हुए भी, जब जिसके पास हायरिंग और फायरिंग की पावर होती है, उसको ध्यान में रखते हुए आप ये देखें। जब आप एम्प्लॉय हैं तब तक तो, और आप एडल्ट हैं तो ठीक है, आपके लिए हो गया कि 9 आवर्स और 48 आवर्स। लेकिन जब आप मैनेजर हो, आपने एडल्ट भी हायर किया हुआ है और एडोलेसेंट भी हायर किया हुआ है, कुछ नहीं तो ऑफिस बॉय के तौर पर आपने हायर किया हुआ है उस बच्चे को, तो उसकी वर्किंग आवर्स क्या होंगे? उससे 7 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं कराएंगे, और 42 आवर्स इन अ वीक से ज़्यादा काम नहीं करा सकेंगे। इससे ज़्यादा काम कराएंगे तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि क्या एडोलेसेंट का ओवर टाइम बनता है या नहीं बनता? ठीक, या एडल्ट का तो बन रहा है ओवर टाइम, एडोलेसेंट का बनता है नहीं बनता, उसके लिए हमें ये टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जरा हम इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं कि जवाब क्या निकलता है। अच्छा, इसमें जरा आप भी पढ़िएगा, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें कि क्या एडोलेसेंट को ओवर टाइम पे होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिर हम इससे जरा नो एक्सप्लेन करने सर। की कोशिश करते हैं। कहीं लिखा हुआ है कि नहीं होगा, या पेमेंट होगी? सादा सा सवाल है, एडोलेसेंट को ओवर टाइम पे करेंगे या नहीं करेंगे, उसे ओवर टाइम करा सकते हैं या नहीं करा सकते? चलें और आसान कर देते हैं। जी, सर मेरे ख्याल से नहीं सर करा सकते। इसके अंदर तो ये चीज मेंशन है कि जो ओवर टाइम है इन सच एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि अडल्ट का 9 घंटे से ज्यादा हो जाए, और फिर यहाँ लिखा हुआ है एडोलेसेंट का 7 आवर से ज्यादा हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब हम दे सकते हैं। और जो एडल्ट ठीक का है, जो है वो साल का जो 1 साल मतलब 150 से ज्यादा ना हो, और एडोलेसेंट्स का 100 से ज्यादा ठीक ना है। हो। तो मतलब ये दो एविडेंस है, मतलब ये पैराग्राफ खुद बता रहा है कि यस,
एडोलेसेंट को आप ओवर टाइम के लिए रोक सकते हैं, ओवर टाइम कराएंगे तो उसको पेमेंट भी होगी, क्योंकि यहाँ पर दो जस्टिफिकेशंस दी हुई हैं, डे के लिहाज से भी दिया हुआ है, वीक के लिहाज से भी दिया है और ईयर के लिहाज से भी दिया। ईयर में वर्किंग आवर्स नहीं दी, ईयर में जो आवर्स लिखे हुए ये हैं ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल कोई ओवर टाइम कर रहा है आपका, चलें हम इसी तरीके से बात कर लेते हैं कि आप में से कुछ लोग रिटेल ड्रग स्टोर पे काम कर रहे हैं। रिटेल ड्रग स्टोर, चलें बहरहाल अभी हमने एक्ट पढ़ लिया है, उसमें ये अप्लाई ही नहीं हो रहा, ठीक है, ये अप्लाई ही नहीं हो रहा। लेकिन हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि जरूरी नहीं कि आपके पास रिटेल ड्रग स्टोर है, आपने किसी किस्म की कोई सर्विसेज ऑन की हुई है, रिटेल ड्रग स्टोर के अलावा आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कॉल सेंटर वगैरह पर हैं, और आपने पॉइजन सेंटर, इन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का कोई बिजनेस आपने ओपन किया हुआ है, उसमें अगर आप एक्स्ट्रा टाइम पे वर्किंग कर रहे हैं तो ओवर टाइम की कैलकुलेशंस क्या होंगी कि हफ्ते में 48 आवर्स से ऊपर अगर आप वर्किंग कर रहे हैं और दिन में 9 आवर्स से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ लोग आपसे ये कहें कि आप आए दिन में 10 घंटे काम कर लें, 10 घंटे या 12 घंटे आपसे 3 दिन काम करा लिया, 36 आवर्स होगा आपका, बाकी ऑफ। और जब आप ये कहें कि 12 घंटे काम कराया है, 9 घंटे के बजाय 3 घंटे एक्स्ट्रा है पर डे के ओवर टाइम पेमेंट, तो दूसरा ये क्लॉज निकाल के ले कि वीक में तो 48 आवर्स नहीं किए थे ना, तो वीक में तो 48 आवर्स करना जरूरी है, तो इसलिए कोई ओवर टाइम नहीं। तो लोग इस तरह भी कर रहे होते हैं, इस तरह भी कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल आप लोग ध्यान में रखें कि एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा। अब जब 9 घंटे से ज्यादा काम हो रहा है तो ओवर टाइम पे करना पड़ेगा, चाहे उसके वीक में 48 आवर्स पूरे हो या नहीं हो। तो शेड्यूल फिर ऐसा करें आप, शेड्यूलिंग ऐसी करें कि वीक में 48 आवर्स पूरे हों या उससे कम हो, दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम ना करना पड़े। क्योंकि ये जो शेड्यूलिंग मैनेजर होता है ये उसका फेलियर है कि आप दिन में ओवर टाइम भी दे रहे हो, मतलब दिन में ज्यादा घंटे काम करा के, और वीक में उसके 48 आवर्स ही पूरे नहीं हो रहे। तो जब जो मतलब जो काम आप ऑर्डिनरी पे में करा सकते थे तो उसके लिए आपने ओवर टाइम क्यों दिया? ये चीज इंडस्ट्रीज में भी होती है, शायद आपको भी ओवर टाइम मिले। रिटेल ड्रग स्टोर में तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। इंडस्ट्रीज में काम करोगे वहां पर ओवर टाइम पे होना चाहिए। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि उसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से होती हैं। ठीक है, ये आर्स क्लियर है ना, ये आर्स बिल्कुल आप रट लें, जहन में बिठा लें, बहुत आसान फिगर है। कहीं पर भी जॉब जॉब करने के लिए जाओगे तो आपसे ये कहा जाएगा, मतलब जो भी वर्किंग हो, आप ये जरूर कुछ जो बेसिक सवालात करने होते हैं, उनमें से एक सवाल ये भी होता है कि वर्किंग आवर्स क्या है। वर्किंग आवर्स आप पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 9 to 5, 9 to 5 में आपने कैलकुलेट कर लिया कि 9 to 5 कितने घंटे बनते हैं वैसे? 9 to 5, 9 से 5 तक अगर आप सर कैलकुलेट 8 कर लें, आवर्स 8 आवर्स कंफर्म, 5 3 8, ठीक है, 8 आवर्स बनते हैं। अगर 6 डेज इन अ वीक काम करेंगे तो ये 48 आवर्स हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 6, 48। ओके, परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर जहाँ पर सैटरडे ऑफ होता है तो वहाँ पर ख्याल रखिएगा, वहाँ पर वर्किंग आवर्स, डे के वर्किंग आवर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। हो सकता है 8 to 5 हो मे बी, और जहाँ पर सैटरडे ऑफ नहीं होता वहाँ पर वर्किंग आवर्स, डेली वर्किंग आवर्स आमतौर पर कम होते हैं। अच्छा, मैं वर्किंग आवर्स की बात कर रहा हूँ, वर्किंग आवर्स को, क्योंकि अब हम ये पढ़ रहे हैं एज ए एम्प्लॉय आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स की डेफिनेशन कहीं लिखी हुई है? मैंने क्विकली देखा था तो नज़र से मेरी गुजरी थी, वर्किंग आवर्स या आवर्स, आवर्स ऑफ वर्क। अच्छा, लिखा हुआ है वर्किंग आवर्स। टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर्ली, ये विजिबल है आपकी स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है। यस अच्छा, ये मैं देख रहा था, ये हम डिस्कस करते हैं क्लासेस में मुख्तलिफ बैचेस के साथ, आप लोग भी ज़रा इसको डिस्कस करें और बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लें इन चीज़ों को। देखिए, आवर्स ऑफ वर्क और वर्किंग आवर्स विद रेफरेंस टू एन एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, मीन द टाइम ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉयज इन द एस्टेब्लिशमेंट आर एट द डिस्पोजल ऑफ द एम्प्लॉयर। ये बहुत अहम बात है। जो वर्किंग आवर्स है ना, कहा है कि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट जो काम कहेगी वो आपको करना होगा। डेफिनेटली वो टर्म्स ऑफ वर्क में लिखा होगा, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन होगा, उससे हट के कोई गलत काम नहीं कराया जा रहा होगा। लेकिन आप इस दौरान में काम करने से मना नहीं कर सकते, इसको इस तरीके से ले लें। आप उनके डिस्पोजल पर नहीं, आपने अपना वो टाइम सेल किया हुआ। अच्छा, इसी तरीके से एक्सक्लूसिव ऑफ एनी इंटरवल अलाउड फॉर रेस्ट एंड मील्स। बीच में ब्रेक आई है ना, फॉर एग्जांपल 1 बजे से 2 बजे तक का ब्रेक आ गया, इसमें अगर कोई आपसे काम करने का कहे, यू कैन डिनाई, यू हैव राइट टू डिनाई, मैं नहीं कर रहा काम, क्योंकि जो सैलरी मिल रही है
जो भी पेमेंट हो रही है वो पेमेंट हो रही है अगेंस्ट द वर्किंग आवर्स। आप वर्किंग आवर्स में काम करें। जब वर्किंग आवर्स में आप नो नहीं कह सकते तो पीरियड ऑफ जो रेस्ट है उसमें आपसे कोई काम करने का कह नहीं सकता। यू हैव राइट टू डिनाई। इस चीज को बहुत ध्यान में रखिएगा। हमारे कुछ जज्बाती लोग होते हैं जो अपने वर्क के बजाय कंपनी से लॉयल हो जाते हैं। लॉयल्टी इज नथिंग फॉर द प्रोफेशनल। आप ये देख लो ना, वर्किंग आवर्स लिखे हैं, आप अपना टाइम सेल कर रहे हो, अपना टाइम सेल कर रहे हो। और जॉब ज्वाइन करने से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली पढ़ा, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको पता है कि किस किस्म के काम कराए जा सकते हैं। आपने एग्री किया तभी आप जॉब में आए हो। अब आप मना नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद फिर काम भी नहीं करना। जनरली सारे प्रोफेशनल्स का मैं यही बोल रहा होता कि आपने अपना टाइम सेल किया है तो एक तो अपने टाइम की कीमत अच्छी लगाओ। मजबूरी है वो एक अलग बात है, लेकिन मजबूरी लाइफ टाइम नहीं चलती। ठीक है, पूरे 60, अगर आपका 40 इयर्स का वर्किंग पीरियड होगा तो 40 साल आप मजबूरी वाली जिंदगी नहीं गुजारोगे कि यार मजबूरी है मैं ये जॉब कर लूं जितने भी तनख्वाह मिल रही है। नो, एक एक ग्रे एरिया होता है, एक मुश्किल टाइम होता है, लेकिन वो गुजर जाता है। तो जब आपके पास ऑप्शन हो तो हमेशा जब भी आप अपना टाइम सेल कर रहे हो, मतलब जॉब कर रहे हो, इन अदर टर्म्स एज ए प्रोफेशनल यू आर सेलिंग योर प्रीशियस टाइम, तो उस टाइम की अच्छी कीमत लगाओ। दूसरा लेसन आप ये लें, वर्किंग आवर्स में आपका सबऑर्डिनेट, आप ये सबऑर्डिनेट के हवाले से कहो, आप उसे सारे काम कराएंगे, उस दौरान में कोई मना नहीं कर सकता। मना करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहा है। ठीक, लेकिन पीरियड ऑफ रेस्ट में आप उसे छेड़ो नहीं, आप उसे काम नहीं करो। ठीक है, एम्प्लॉय के तौर पर देखो तो वर्किंग आवर्स में आपसे कोई भी काम कहा जा सकता है जिसमें अपना कोई पर्सनल काम मत रखें, इवन फुल कॉल भी अटेंड मत करें। आप कोशिश तो यही करें। और पीरियड ऑफ रेस्ट आपका अपना है, उसमें आप काम मत करें। और जनरली अलग से मैं बता रहा हूँ, पीरियड ऑफ रेस्ट में आपने कभी काम करके दे दिया ना, तो भाई फिर भूल जाना है रेस्ट, कि कभी आपको रेस्ट मिलेगा तो जो आपका मैनेजर है या जो हायर अप है वो यही समझेगा कि यार इससे काम करा लिया करो ब्रेक टाइम में। ठीक है, ये एक जनरल चीजें थी, लॉ में भी लिखा हुआ है। लॉ के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैंने अपनी शेयर की हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको ज़हन में रखें। बार बार ये चीज़ मैं बोलता रहूँगा। वर्किंग आवर्स वगैरह आप लोगों को क्लियर हो गए, डेली और वीकली। अब ज़रा ओवर टाइम को हम थोड़ा देख लें। ओवर टाइम के हवाले से अभी कोई मैंने वर्कशीट बनाई हुई नहीं है, लेकिन पैरेलल इसको हम जनरली सर्च पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ओवर टाइम में लिखा हुआ क्या है वैसे, आप लोगों के ज़हन में क्या आता है? इसको पढ़ने के बाद ओवर टाइम कैलकुलेशन किस तरह होनी चाहिए? हाँ सर, ये होना चाहिए कि अगर 9 घंटे तक काम कर रहा है तो उसको अगर हम सैलरी दे रहे हैं कि ये मतलब कि 1 घंटे की उसकी बन रही है, फॉर एग्जांपल बन रही है 1000 रुपये, ठीक है। अगर हम ओवर टाइम करा रहे हैं तो उसकी 1 घंटे की बनेगी 2000 रुपये, डबल हो जाएगी। इसमें तो ये लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा एक और एस्पेक्ट लेकर आते हैं। मैं ज़रा टाइपिंग के हवाले से कुछ ओपन कर लूँ। देखिए, हम इस तरीके से करते हैं कि आप इसका पर आवर रेट कैलकुलेट करते हैं। पर आवर रेट आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप में से कोई मुझे ज़रा सपोर्ट करे कैलकुलेशंस में। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं जैसे इस वक्त मार्केट में जो स्टार्टिंग सैलरी है, आप लोग कहीं से भी ज्वाइन करेंगे नॉर्मली तो 30 से 35 के आराम से मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 30,000 सैलरी है। स्क्रीन आपको प्रॉपरली नजर आ रही है? जी सर। टेक्स्ट यस थोड़ा सर। छोटा होगा, टेक्स्ट थोड़ा छोटा होगा, मैं इसे थोड़ा। यस 30,000 पर मंथ सैलरी है, ठीक है। पर डे सैलरी कितनी होगी? पर डे सैलरी कितनी होगी? अब इसमें देखें एक कंफ्यूजन ये आती है कि आपका सैटरडे ऑन है या ऑफ है, मतलब वर्किंग डेज कितने बन रहे हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल शुरू शुरू में होते हैं ना, कैलकुलेशन कर रहे थे कि भाई हमने, हाँ, अगर सैटरडे संडे ऑफ है तो 22 से 24 वर्किंग डेज बनते हैं, या छुट्टियां आ जाए तो फिर हम उसे काउंट नहीं करेंगे, तो इसको डिवाइड करें 22 से। ठीक है, अगर हम ये करें कि सैटरडे और संडे वर्किंग नहीं है, कितने दिन बन रहे? 22 डेज बनते हैं ना जनरली, अगर 30 दिन का एक महीना आप काउंट करो तो, ऐसा ही है। जी सर। ओके, यस सर ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे आप 30,000 को 22 से डिवाइड करें तो कितना बनेगा? 1363। ठीक है, इसे आपने डिवाइड किया 22 से, तो आपके पास आंसर, सॉरी कितना बताया आपने?
1363। 1363 रुपीज। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई, सॉरी ये तो डे का हो गया, उसके बाद फिर अब हम ये करते हैं कि इसको अगर हम लेकर जाते हैं, डिवाइड करेंगे आप वर्किंग आवर्स से। वर्किंग आवर्स कितने होते हैं एक दिन में? वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? मैक्सिमम 9 है। सर 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स। 8 है ना, मैक्सिमम 9 लिखा हुआ है, वैसे 8 होते हैं। अब अगर आप इसे 9 से डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 151। 151। अच्छा, ये कैलकुलेशंस हो गई। इसको मैं जरा दूसरे तरीके से करता हूँ इसी चीज को। अब आप इसे 22 से नहीं, अब आप 30 से डिवाइड कीजिए जरा। तो 30 से 1000 डिवाइड हो करेंगे, जाएगा। ये 1000 हो गया। ठीक है, मैं इसे अलग लिख रहा हूँ। 1000 हो गया। 1000 को अब आप 9 से डिवाइड कर दें तो ये कितना होगा? 111। 111। ठीक। अच्छा, एक और करते हैं। 1000 को आप 8 से डिवाइड कर दें। 1000 को आप 8 से डिवाइड करें तो कितना बनेगा? 125। 125। ठीक है। अब जरा आप मैनेजर के लेवल पे आके सोचें, ओनर के लेवल पर आकर सोचें, ऑक्यूपायर के लेवल पर आकर सोचें, कौन सी कैलकुलेशन आपको सूट करती है? आपको कौन सी कैलकुलेशन सूट करती है? मतलब कम से कम पैसे देने पड़ेंगे ना, वो ये वाली कैलकुलेशन सूट करती है जब आप 30 डेज का मंथ काउंट करोगे। वर्किंग आप करा रहे हो कितने 22 डेज की, लेकिन आप इधर काउंट करोगे, क्योंकि अगर आप 22 डेज की वर्किंग काउंट कराओगे तो वो रेट बन रहा है 1363 रुपए पर डे। फिर उसके जब ओवर टाइम कैलकुलेशन की तरफ जाओगे तो आपको 151 रुपीज देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 30 डेज से काउंट करोगे तो 30 डेज से आपको अपने वर्कर को देना पड़ेगा 125। 125 देना पड़ेगा। सर वो 125 पर आवर्स पे कर देंगे ना, अगर 9 आवर्स होगा तो 111 और अगर 8 आवर्स होगा तो 125। ठीक है, 8 होगा तो 125। अच्छा, अब होता यह है कि फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग यूनिफॉर्मिटी के लिए महीने, क्योंकि देखो ना सैलरी आपको कितने में मिलती है? सैलरी आपको 22 दिन की मिलती है। सैलरी आपको 22 दिन की नहीं, सैलरी आपको मिलती है मंथ की। सैलरी मंथ की मिलती है। और मंथ कितना होता है? एक मंथ कितना होता है? डेफिनेशन शायद नहीं लिखी हुई मंथ की, यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन मंथ होता है आपका 30 डेज का भी होता है, 31 डेज का भी होता है, 28 डेज का भी होता है। ऐसा ही है। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए हम इसे 30 डेज काउंट कर लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड के लिए। 30 डेज का मंथ आप काउंट कर लेते हैं। छुट्टी वाले दिन जो सैटरडे संडे ही इसी तनख्वाह देनी होती है? देनी सर चाहिए। ये जो ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल है ना, इस सवाल को होल्ड करके हम रखते हैं। इसका जवाब हम एक्ट में ढूंढेंगे कि सैटरडे अगर आप ऑफ दे रहे हो, वीकली हॉलीडे दे रहे हो कोई, तो उसकी पेमेंट होगी या नहीं होगी, वो एक्ट में देख लेंगे। जनरली मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जनरल फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस, 30 डेज आपने यहाँ काउंट कर लिया। अब ऑर्गेनाइजेशन पर है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए या जो प्रैक्टिस है उसमें आपने देखा होगा कि ओवर टाइम रेट 9 से डिवाइड करके मिल रहा है या 8 से डिवाइड करके मिल रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेगा कि उसे 9 से डिवाइड करें। 9 से डिवाइड करेंगे तो 111 रुपए पड़ेगा। ठीक है, ये आसान कैलकुलेशन हो गई। अब इसमें 111 रुपए ओवर टाइम रेट इज नहीं, 111 तो ये ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे, ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे है ना, डबल मिलेगा इसका। इसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करो कितना बन जाएगा? 222। 222 रुपए पर आवर, अ बिग अमाउंट। अब इसमें एक कैच है, वो कैच अब आपसे मैं शेयर करता हूँ। वो कैच ये है कि जो 30,000 है ना, 30,000 आप ये देखें कि ये है सैलरी। अब सैलरी के जो कंपोनेंट होते हैं, सैलरी के अब आपके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी के अलावा कुछ यूटिलिटीज के अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं। मेडिकल अलाउंसेस के अलावा कहीं पर आपको किसी किस्म का और बेनिफिट, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं आपको। ठीक है, उन सब के बाद फिर आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है। जैसे आमतौर पर जो इस वक्त लॉ ये कहते हैं, जो गवर्नमेंट के लॉ हैं,
उसमें सिटीज के हवाले से नॉर्मली 45% ऑफ योर बेसिक सैलरी आपका हाउस रेंट अलाउंस होगा, 10% तक आपको यूटिलिटी अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, इस तरीके के अलाउंसेस होते हैं। तो आमतौर पर आपकी बेसिक सैलरी, जो सैलरी लिखी हुई होती है ना, जैसे आपको कहा कि हम आपको हायर कर रहे हैं, यू विल बी पेड 30,000 पर मंथ, ये सैलरी है, ये ग्रॉस सैलरी है। इसमें से आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी वो आपको देखना है। ये आप लोग जब भी कहीं जॉब करें, वहां पर आपको कहते 30,000, आप बहुत खुश हैं 30,000, आप ये पूछना कि इसमें से बेसिक सैलरी कितनी है, या जो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा उसके अंदर बेसिक सैलरी मिलनी लिखी भी होगी। क्योंकि ये ओवर टाइम की जो कैलकुलेशन है ना भाई, ओवर टाइम की कैलकुलेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी, वरना तो 200 रुपए ओवर टाइम पर आवर देंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का दिवाली निकल जाएगा। इमरजेंसी वाले काम है, वैसे इमरजेंसी का काम है, पेमेंट भी आप ज्यादा दे रहे हो तो पेरोल पे काफी इफेक्ट पड़ता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 30,000 के बजाय रफली 10,000 बेसिक सैलरी है, 10,000 बेसिक सैलरी है, तो 9 आवर्स के लिहाज से ओवर टाइम रेट कितना बनेगा, ये जरा आप कैलकुलेट करके मुझे बता दें। आप लोग काइंडली बता दें। 10,000 इज योर बेसिक सैलरी, 10,000 इज योर बेसिक सैलरी, तो कितना बनेगा? 37 रुपीज पर आवर। ये मल्टीप्लाई बाय 2 करके बताया है या बेसिक बताया आपने? मल्टीप्लाई बाय 2 होगा सर, 74 हो जाएगा फिर। 74 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 अगर बेसिक सैलरी है तो 74 रुपीज पर आवर काम हो गया। एक्चुअल कैलकुलेशन इस तरह होगी। तो कहीं कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो परेशान मत होइएगा। कभी कभी होता है ना, लोग पहले से जहन बना के रखते हैं कि यार 200 रुपये मिलेगा, 250 रुपये मिलेगा रेट, नहीं ऐसा नहीं है। बी रियलिस्टिक, लॉ यही कह रहा होता है आपको। आपको बस अपनी बेसिक सैलरी पता होनी चाहिए, एक बेसिक सैलरी आपको पता होनी चाहिए, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 9 आवर्स दिन में काउंट कर रही है या 8 आवर्स काउंट कर रहे हैं। नॉर्मली 8 आवर्स काउंट होते हैं, नॉर्मली 8 आवर्स काउंट होते हैं, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 6 सैटरडे ऑफ करके, जिन लोगों ने सैटरडे ऑन किया हुआ है वहाँ पे शायद 9 आवर्स हो, ऑफ किया हुआ है वहाँ पे शायद 9 आवर्स हो, बट ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा। जनरली योर बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय वर्किंग आवर्स इन अ डे मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका बनेगा ओवर टाइम रेट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इस तरीके से ध्यान में रखें। एक दो सवाल डेफिनेटली ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको आसानी के लिए मैं बेसिक सैलरी बता दूंगा कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी इतनी है और उसने महीने में फॉर एग्जाम्पल 25 आवर्स ओवर टाइम किया है, पेमेंट कितनी होगी आप कैलकुलेट करके बता दें। या ओवर टाइम रेट एमसीक्यूज में आएगा तो ओवर टाइम रेट कितना होगा, वो छोटे छोटे ऐसा होगा कि आप फिंगर्स पर कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा रखा जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके डायरेक्ट इंटरेस्ट की बात है। इसके बाद फिर एक और चीज़ जो बनती है कि सैलरी का ब्रेकअप किस तरीके से होता है। इसमें अगर कहीं पे चीज़ आती है तो मैं उस वक्त शेयर कर लूँगा, मैं अभी शेयर नहीं कर रहा। एक एक सवाल बीच में किया था हमने कि छुट्टी के दिन की सैलरी मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है सर ना? जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको नहीं मिलती है, और सही है। जो नॉर्मल काम करते हैं उनको फिर वो एक एवरेज मिलता है। ये लिखा हुआ कहीं कहीं लिखा हुआ है, बस सर इस एविडेंस हम तरीके लेना लिखा चाह हुआ रहे है हैं। हॉलीडेज में। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन शेयर करेंगे ताकि मैं इसको स्क्रीन पे ले आऊँ। सर पेज नंबर 6। पेज नंबर से तो याद नहीं होता मुझे, सेक्शन बता दें। सर सेक्शन 6 है वीकली हॉलीडेज एंड सेक्शन 6, अच्छा सेक्शन 6 में आप ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक दिन के लिए, एक हफ्ते में एक दिन के लिए इसे एंटायरली क्लोज रहना है। एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉ ये कह रहा है। और अभी हम स्पेसिफिक अपने सवाल के जवाब की तरफ रहते हैं। नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एनी हॉलीडे अलाउड अंडर सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 1 था, शैल बी मेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट। तो ये हमारा सवाल था कि क्या सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती है उसके पैसे काटे जाएंगे, उसका जवाब है नो। फिर सवाल था कि एविडेंस कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है कि पैसे नहीं काटे जाएंगे, वो लिखा हुआ है यहाँ।
ये डेफिनेटली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्रोफेशन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर आप इस तरह रेफरेंस से बात करते हो तो जरा इम्पैक्ट अलग आता है, खुद आपका भी कॉन्फिडेंस आता है। तो इट इज रिटन अंडर subsection 3 of section 6 of the Shops and Commercial Establishment Act 2015 that no deduction will be made on account of weekly holidays। अच्छा, इधर से एक और सवाल ये उठा था जहन में कि वीक में एक दिन एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीटली बंद होगी, ये आप लोग कॉमन प्रैक्टिस देखते हैं? मतलब अगर आप इर्द गिर्द नजर डालें, अपने इर्द गिर्द आप लोग नजर डालें, तो क्या ये प्रैक्टिस आप लोग देख रहे हैं कि कोई कुछ दुकानें, मतलब शॉप है ना, उर्दू में दुकानें बोलेंगे, कुछ दुकानें या एस्टेब्लिशमेंट हफ्ते में एक दिन बंद होती हैं? नहीं यस सर, सर। वो मैंने नहीं देखी। ठीक है ना, लॉ तो यही कह रहा है, लॉ यही कह रहा है कि एवरी एस्टेब्लिशमेंट, नॉट अबाउट द शॉप, एवरी एस्टेब्लिशमेंट। और एस्टेब्लिशमेंट में हमने शायद जब पिछले वीक डिस्कशन किया था तो शायद स्टेट एजेंट भी एस्टेब्लिशमेंट में आ रहे थे, ऐसा ही था? स्टेट एजेंट्स थे, लॉयर्स की कंसल्टेंसी फर्म्स थी, बैंक्स, ये सब एस्टेब्लिशमेंट में ही आ रहे थे, कमर्शियल सर्विसेज जो दे रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, ये डिस्कशन हुआ था, सवाल आया था, इसको हमने प्रॉपर्ली इसी तरीके से जवाब दिया था। तो आप ये देख लें कि लॉ ये कह रहा है कि भाई हर एस्टेब्लिशमेंट को दिन में, हफ्ते में एक दिन बंद होना है। बैंक अप्लाई कर रहे होते हैं इसको, बैंक्स बंद होते हैं ना, बाकी जगहों पर अप्लाई होता है नहीं होता, तो नहीं हो रहा, प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। अच्छा, अगर मैं अपनी फोटो मेमोरी रिकॉल करूँ ना, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को याद हो या ना हो, लेट 90s, नहीं याद होगा, लेट 90s की बात करूँ या अर्ली 2000 की बात करूँ, तो कम से कम मिड 90s तक तो मुझे याद है कि संडे सब कुछ बंद ही होता था, सब कुछ बंद होता था संडे। सैटरडे बेशक ऑन होता था, फिर उसके बाद, सॉरी नॉट संडे, फ्राइडे, वो लेट 90s में फिर वो जब वीकली हॉलीडे चेंज होकर फ्राइडे से संडे गई तो फिर संडे ऑफ होने लगा था। लेकिन फिर उस वक्त कराची की सूरत हाल ऐसी थी कि स्ट्राइक्स कुछ ज़्यादा होती नहीं, स्ट्राइक ज़्यादा होती थी, तो बिजनेसमैन का ये कहना था कि हमारा लॉस ज़्यादा होता है तो हमें ऑफ डे में भी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस ओपन करने की परमिशन दीजिए। तो एट दिस टाइम ऑफ पॉइंट आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल द टाइम पीरियड, लेकिन समवेयर इन अर्ली 2000, बस उसके बाद से वीकली हॉलीडे का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने वीकली हॉलीडे का कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में हो। बैंक्स या इस तरीके के जो ऑफिसेज हैं वो बेशक बंद होते हैं, लेकिन बाकी जिन चीज़ों पर ये लॉ अप्लाई हो रहा है आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, मोहल्ले की दुकानें बंद होते हुए नहीं देखी होंगी आप लोगों ने, ये बंद होती हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन लॉ यही कह रहा है कि हफ्ते में एक दिन बंद होना है। अब यहाँ पर आप अपना रिटेल ड्रग स्टोर को लेकर आ जाएं, अगर रिटेल ड्रग स्टोर एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में आता है या शॉप की कैटेगरी में आता है, आप उसे बंद रखते हैं, वो एसेंशियल सर्विसेज में आ रहा है। इसी तरह पेट्रोल पंप भी वो भी बंद करने पड़ते हैं, वो एसेंशियल सर्विसेज में आ रहे हैं। तो इस वजह से शायद ये भी वजह है कि आप इन्हें बंद नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये एक्ट अप्लाई होगा तो हफ्ते में एक दिन तो उसे बंद करना, और रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स है। ठीक, तो बहरहाल जो सवाल था हमारा, सवाल का हमें यहाँ से जवाब मिला किसी हद तक। हमने इसको जवाब देने की कोशिश की कि ठीक है, हम इसे सॉरी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। अच्छा, इसी तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स की हमने बात की थी, जो आपको पता है कि 8 बजे के बाद कोई भी ओपन नहीं होगा, बाकी गवर्नमेंट इसको मैनेज कर सकती है। ये वाला टैक्स पढ़ा था आप लोगों ने? ये टैक्स पढ़ा था आप लोगों ने? जी सर, कोई भी यस सर, लास्ट टाइम बताया था आपने। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आप लोग के पास एलएमएस में मैंने फैक्ट्रीज एक्ट भी शेयर किया हुआ है ना आप लोगों से? जी सर। ठीक है, सर वो वाली साइड नहीं डाली हुई। ठीक है, बहरहाल वो फैक्ट्रीज एक्ट शेयर किया हुआ है, आप उसे भी देख लीजिएगा। उसमें जब जब पढ़ेंगे, अभी नहीं, वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, उसमें इसी तरीके का टेक्स्ट आप ढूंढिएगा, वहां पर एडिशनल चीज लिखी हुई है। देखें, इस्टेब्लिशमेंट्स में आप 7 बजे के बाद किसी वुमेन से काम नहीं कराएंगे। ठीक, इंडस्ट्रीज में आप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एडिशनली वुमेन से काम करा सकते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में,
लेकिन उसमें कंडीशन क्या लगाई है? कंडीशन ये लगाई है कि फिर आपको ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी, और ट्रांसपोर्ट भी ऐसी देनी पड़ेगी जो कि या तो डोर स्टेप तक हो या नियरेस्ट पॉसिबल प्लेस तक हो। अगर आप ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं तब आप इंडस्ट्री में वुमेन को 10 बजे तक काम करा सकते हैं, अदरवाइज नो। एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा क्लियर है, एस्टेब्लिशमेंट्स में आप 7 बजे के बाद किसी वुमेन से काम नहीं कराएंगे, ठीक। और सुबह 9 बजे से 7 बजे तक अगर काम हो रहा है तो ये दिन टाइम कितना बन रहा है, कितने घंटे बन रहे हैं ये? कितने घंटे बन रहे हैं? सर 10 घंटे 10 आवर्स। 10 आवर्स है, ठीक है 10 आवर्स जी है। सर। ओवर टाइम ड्यू हो जाएगा, ओवर टाइम ड्यू हो जाएगा, यस सर। ओवर टाइम देना पड़ेगा ना, 10 घंटे होगा, 9 घंटे से एक्सीड कर रहा है। अच्छा, इससे फिर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। अभी हम ये तो कह रहे हैं ना कि नॉर्मली ऑफिस टाइमिंग्स कितनी होती हैं? 9 to 5 होती हैं, 8 to 5 होती हैं, 8 to 4 होती हैं, इस तरीके की नॉर्मल टाइमिंग्स होती हैं, ऐसा ही सिलसिला है। और इसी दौरान में आपको ब्रेक भी देना है। ये पीरियड ऑफ रेस्ट का कोई सिलसिला है? कितना रेस्ट आपको देना पड़ेगा? रेस्ट कुछ देना है या मुसलसल 8 घंटे 9 घंटे काम कराना है? ये तो लिखा हुआ है कि 9 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई ब्रेक देना है? सर आपने बताया था कि 9 घंटे का काम कर रहे हैं तो फिर 1 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेक्शन सर 8 में लिखा हुआ था। कहाँ है? मुझे बताएं, मुझे आवाज नहीं आई थी बीच में। सेक्शन 3 सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 सेक्शन 7। सेक्शन 7 आप कह रहे हैं? सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 है, ठीक है। अब इसका जो सबसेक्शन 3 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप 6 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूसली काम नहीं कराएंगे, ऐसा ही है? नो एम्प्लॉय Yes, शैल sir. बी रिक्वायर्ड टू वर्क 6 hours इन केस ऑफ एन एडल्ट, और 3.5 घंटे इन केस ऑफ एडोलेसेंट, अनलेस ही हैज बीन अलाउड एन इंटरवल फॉर रेस्ट और मील ऑफ नॉट लेस देन 1 hour। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 6 घंटे से ज्यादा काम कराया है तो आपको 1 घंटे का पीरियड ऑफ रेस्ट देना पड़ेगा। पीरियड ऑफ रेस्ट देने का मतलब ये है कि वो वर्किंग आवर्स, मतलब जो आपने उसे एम्प्लॉय किया हुआ उस दौरान में ही शामिल होगा। मतलब अगर आप 9 to 5 उससे जॉब करा रहे हो और आपने सुबह 9 बजे से लेकर कहा कि तुम 6 घंटे तक 3 बजे तक मुसलसल काम करते रहो, तो आपको 1 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। 1 घंटे का ब्रेक मतलब आप 1 घंटे के उसे पैसे एक्स्ट्रा दोगे जिसमें वो काम नहीं कर रहा। और अभी हमने वर्किंग आवर्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि पीरियड ऑफ रेस्ट में आप काम नहीं करोगे, ठीक है। वो आपकी मर्जी का, वो एम्प्लॉयर की मर्जी का आवर नहीं है। तो इसलिए जब भी स्मार्ट शेड्यूलिंग होती है, उस स्मार्ट शेड्यूलिंग में कभी भी 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाता, पीरियड ऑफ रेस्ट दे दिया जाता है। अब पीरियड ऑफ रेस्ट कितना देना है ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से दें। अभी हम चूंकि एस्टेब्लिशमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए एस्टेब्लिशमेंट पर ही फोकस रखेंगे। इंडस्ट्री जब फैक्ट्री का पढ़ेंगे तो उधर डिस्कस हम कर लेंगे। इस को तोड़ने के लिए कि 6 घंटे काम ना कराना पड़े, आप क्या करेंगे? ब्रेक कब देना चाहिए आपको? ब्रेक आपको 6 घंटे से पहले देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे अगर आपने काम कराना शुरू किया तो ब्रेक कब बनता है? एक नेचुरल ब्रेक कब बनेगा? 12:30, 1, ठीक है। इस ब्रेक में क्या होगा? इस ब्रेक में आप प्रे ब्रेक दे दें और लंच ब्रेक दे दें। आमतौर पर जो लंच लोग करते हैं वो आमतौर पर 12:30 से 2 के दरमियान करते हैं। आप अपने स्टैब्लिशमेंट का कोई टाइम रख लें, आप इस टाइम पे ब्रेक देंगे, हिसाब कर लें। अगर आपने ये ब्रेक नहीं दिया, इससे भी काम कराया, वो तो खैर आप मना करेंगे, या मतलब आप या तो काम नहीं कराएंगे या आपका वर्कर ही मना, सॉरी जो एम्प्लॉय वही मना कर देगा। लेकिन आप कोशिश करें कि इस तरीके का कोई ब्रेक दे दें ताकि आपको ज़्यादा लंबा ब्रेक ना देना पड़े। 15 मिनट का ब्रेक दे दें, या अगर बीच में आप ब्रेक देते हैं ना, आप देखें आमतौर पर वर्किंग हमारा ये होता है कि ज़ोहर का टाइम हमारे बीच में आता है। ज़ोहर का टाइम वैसे तो शुरू हो जाता है
डेली अगर आप लोग देखें इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देख लीजिएगा, 12:30 के आसपास 12:30-35 सीजन टू सीजन वेरिएशन आती है, इधर से टाइम शुरू हो जाता है। आप सेफली 12:30 बजे प्रेयर ब्रेक दे सकते हो, लेकिन जो हमारा जो जहन बना हुआ है ना साल में, आमतौर पर क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है तो ज़ोहर की आमतौर पर जमात 1:30 बजे होती है, तो लोगों के जहन में ये होता है कि 1:15 बजे 1 बजे या जब तक अजान नहीं होगी तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। नॉर्मली एक प्रैक्टिस बनी होती है। तो आइडियली ब्रेक अगर आपका बनता है तो 1 बजे से लेकर 2 बजे के दौरान का बनता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप ब्रेक कितना देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रेक सुबह दे दिया, मतलब 8 बजे से आप काम करा रहे हो, आपने 11 बजे ब्रेक दे दिया कि चलो चाय पी लो, और ये सोचते हुए कि आगे इसको ब्रेक नहीं देना पड़ेगा, तो उसे लंच भी करना है, लंच करना है और नमाज भी पढ़नी है, ये दोनों चीज़ें करनी है। तो इन दोनों ब्रेक्स को आप एक जगह कर लो। आप ऐसा कर लेंगे 12:30 बजे ब्रेक दे दें कि 12:30 बजे वो खाना खा ले, 1 बजे नमाज पढ़ ले और नमाज पढ़ के वापस आ जाए। अब एस्टेब्लिशमेंट्स, अब आप ज़रा सा गौर कीजिएगा कि जितनी मार्केट्स हैं, अब ये एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट्स में जो मसाजिद हैं वहाँ जो ज़ोहर की नमाज है वहाँ पर आपको ऑड टाइमिंग से मिल जाएगी। ऑड टाइमिंग मैं कह रहा हूँ कि जनरली हम 1:30 बजे नमाज पढ़े होते हैं ना, नॉर्मली ज़्यादा मसाजिद में आपको मेन मार्केट्स में 1, 10, 1:15 वाली नमाज भी मिल जाएगी और 1:45 वाली नमाज मिल जाएगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ये देखते हुए एडजस्टमेंट करते हैं या मस्जिद कमेटी से डिस्कस करते हैं, पर जो भी चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, नमाज का टाइम हो सकता है, तो आप इस लिहाज से अपनी टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शेड्यूलिंग का काम मिले, शेड्यूलिंग मैनेजर आप हैं, तो अपने ब्रेक्स इस तरीके से कोऑर्डिनेट करें कि ऐसा ना हो कि आपने 1 बजे से आपने 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का ब्रेक दे दिया 1 घंटे का, ठीक है? उसके बाद फिर वो आ रहा है आपका एम्प्लॉयर कि भाई 1:45 बजे जमात है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। चलो, गया वो आधे घंटे के लिए, और उसे आप रोक भी नहीं सकते, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को देखते हुए ब्रेक भी डिसाइड करना पड़ेगा, और अगर आप एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयी हैं, तो आप इसी लिहाज से ब्रेक भी माँगेंगे। अच्छा, इसमें फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 9:52। ठीक, ये मीटिंग लंबी नहीं चलेगी? इसमें 40 मिनट्स का टाइम नहीं आया? जी सर, आज पता नहीं। आज मुझे भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि अभी तक टाइमर नहीं आएगा। बहरहाल क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है, तो फिर इस वीडियो को फिर अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, अब आप लोग एक काम ये कीजिए कि चूँकि ये वीडियो लंबी है, अभी मुझे नहीं पता कि कितनी रिकॉर्डिंग है इसकी, मैं ले रहा हूँ एक ब्रेक, ठीक? आप लोग एलएमएस पर जब जाएँगे ना, तो मेरा ख़्याल है कि मैंने इसे टाइम कितना रखा है, मुझे अभी याद भी नहीं कि कितना मैंने टाइम रखा है। सर 9:55। 9:55 टाइम है, ठीक है। तो आप लोग ये ब्रेक लीजिए 9:55 का। 9:55 में मेरा ख़्याल है क्विज़ ऑन होगा, 10 बजे तक क्विज़ ऑन रहेगा। 2 क्वेश्चंस हैं छोटे-छोटे, आसान-आसान से, उन्हें ज़रा अटेम्प्ट करें। मैं 10 बजे के आसपास, 10 बजे मैं अगले सेशन का मैं लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? इसे यहीं ओके पे रखते सर। हैं, फिर हम देखते हैं आगे हम किस ओके तरह सर। रिज्यूम करते हैं।